दोस्तों एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम हमारी जो सीरीज चल रही थी आर एस अग्रवाल की जो बुक को लेकर हम चल रहे थे, उसमें 2 चैप्टर्स को हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। कार्य तथा समय और पाइप तथा टंकी, इन 2 चैप्टर्स को हम पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम औसत लेकर आए हैं। तो आज के वीडियो में हम औसत के बारे में पढ़ेंगे। औसत के जो भी सवाल हैं, जो भी एग्जाम्पल हैं, उन सभी को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, उसके बाद हम सवालों की तरफ बढ़ेंगे। तो जो भी कंसेप्ट हैं, जो भी फार्मूले हैं, वो हम साथ साथ आपको सवालों के दौरान, सवाल जब सोल्व करेंगे उनके दौरान आपको बताते हुए चलेंगे। तो पहला सवाल डायरेक्ट पहला एग्जाम्पल लेके चलेंगे। जो भी इसमें एग्जाम्पल दिए गए हैं, टोटल एग्जाम्पल इसमें 10 हैं। पहले एग्जाम्पल को सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद प्रश्नावली पर बात करेंगे। तो पहला उदाहरण देखिए, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो औसत में एक फार्मूला छोटा सा आपको याद रखना है, कुछ नहीं, वो लिखने की जरूरत नहीं है। औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, क्या? पदों का योग, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपान नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। पदों का योग कर लेना है और टोटल पद कितने हैं उनसे आपको डिवाइड कर देना है, आपका औसत निकल आएगा। तो पूछा गया प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जिन संख्याओं से हम लोग काउंटिंग करते हैं वही प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक। तो प्रथम 50 पूछा गया है, तो लिख लीजिए 50, 1 2 3 डॉट 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 50 तक इनका औसत निकालना है। तो औसत का एक और फार्मूला आपको याद रखना है। अगर आपको सीरीज दी रखी है, कोई भी श्रेणी आपको दे रखी है, अगर उनके पदों के बीच अंतर जो है अगर समान है, तो औसत निकालने के लिए आप डायरेक्ट एक फार्मूला लगाइए, प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपान 2। क्या मैंने बताया? कोई भी अगर आपको श्रेणी दे रखी है और उस श्रेणी के पदों के बीच का अंतर समान है, तो एक यूनिवर्सल फार्मूला आपको लगाना है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपान 2। तो देखिए ये एक तरीके से श्रेणी बनी हुई है। अब इसके पदों के बीच का अंतर समान है, अब तो इसमें तुरंत हम भाई यूनिवर्सल फार्मूला लगाएंगे, प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपान 2। तो 50 और 1 51 बटे 2, इसका मतलब हो जाएगा 25.5, 25.5 इसका आंसर आ जाएगा। तो बस सिंपल से सवाल हैं, सवालों को अभी अच्छे भी सवाल आएंगे प्रश्नावली में। तो यहाँ इसमें तो सिंपल ही सवाल एग्जाम्पल में दिए हैं, फिर भी लगाते हुए चलिए। प्रश्न नंबर 2 देखिए, 60 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। 60 तक की विषम प्राकृतिक संख्याएं वो संख्या जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है। तो पहली विषम 1 होगी, 2, 1 के बाद कौन सी विषम होगी? 3 होगी, 5 होगी, इसी प्रकार चलना है 60 तक की। तो 60 तक की लास्ट जो होगी वो 59 होगी। बस इसका औसत निकालना है। तो हमें पता है अगर पदों के बीच अंतर समान है तो हमें क्या लगाते हैं फार्मूला, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। 60 बटे 2 का मतलब 30, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 3 है, 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं। 50 तक की सम, तो पहले 2 सम होती है, उसके बाद 4 प्लस 6, इसी प्रकार चलेंगे 50 तक। इनका औसत निकालना है, पदों के बीच का अंतर समान है, तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपान 2 मतलब 26, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए प्रश्न नंबर 4, ए बी तथा सी की आयु क्रमशः 32 वर्ष, 36 वर्ष, 46 वर्ष है। इनकी औसत आयु ज्ञात कीजिए। औसत का फार्मूला पता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपान नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग कर लीजिए, 32 प्लस 36 और प्लस कितना है 46। पदों की संख्या कितने पद हैं? 1 2 3, भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 6 6 12 और 2 14 की 4 ऐसे लिए 1, 4 1 5 3 8 3 11, 3 का भाग दे दीजिए, 3 3 9, 3 8 24, आपका आंसर आ गया 38। तो इस तरीके से आप लगाते हुए चलिए, डायरेक्ट आप फार्मूला लगाइए, चक्कर में मत पड़िएगा। क्यों कभी कभी कहीं कहीं आपने देखा होगा कि इनको बराबर करने के लिए ये करना वो करना, कुछ नहीं करना। सिंपल सा ध्यान रखना है, पदों का योग कर दीजिए। जितना टाइम उसमें आप लगाएंगे उससे जल्दी आप पदों का योग करके पदों की संख्या है उससे भाग देके सवाल को लगा लेंगे। अब वो बराबर करने बैठेंगे तो आपका बहुत टाइम उसमें वेस्ट होगा। तो सिंपल सा याद रख लिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिए, एक कक्षा के 31 छात्रों का औसत भार 30 है। 31 छात्रों का औसत भार 30 है। अगर 31 छात्रों का टोटल भार की बात करें तो क्या करेंगे? 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो निकाल लीजिए कितना टोटल निकल के आया, 0 3 1 3 3 3 9, ये टोटल निकल के आ जाएगा 930। यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो टोटल कितने लोग हो जाएंगे? 32 लोग हो जाएंगे। अध्यापक को अगर सम्मिलित कर लिया जाए तो क्या होता है, औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, आधा किलो औसत भार बढ़ जाता है। 30 किलो था तो औसत भार हो जाता है 30.5। इसको सोल्व कर लीजिए, इसमें हम 32 का गुणा कर लेते हैं,
32 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 पंचे 10, 2 तियाँ 6, ये 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, 0 5 1 6, 6 1 7 9, पॉइंट तो ये आ जाएगा 976। ठीक है, ये इनका निकल के आ गया टोटल। पूछा गया अध्यापक का क्या रहेगा। अध्यापक का भार निकालने के लिए इसका इसमें थे अंतर कर दीजिए, घटा दीजिए, कितना निकल के आया 40 30 76 यानी कि 46। ये अध्यापक का भार निकल के आ जाएगा 46 किलोग्राम। दूसरा तरीका देखिए, इसमें आप पेन को भी आप उठाने की आपको जरूरत नहीं। क्या दूसरा तरीका है, 31 छात्रों का औसत भार 30 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए, एक बात बताइए, 31 छात्रों का औसत भार कितना है 30 है। इसका मतलब ये है कि 31 छात्रों का सभी का 30-30 होगा। समझ रहे हैं ना, इस चीज़ को आप समझिए, आने वाले सवालों में आपको हेल्प करेगा। 31 छात्रों का औसत 30 का मतलब हो गया कि 31 छात्रों का सभी का 30-30 किलोग्राम भार होगा। अब जब अध्यापक अगर आना चाहता है, अध्यापक को सम्मिलित अगर आप करना चाहते हैं, अगर औसत में कोई चेंज नहीं करना चाहते हैं, तो उसको कितना लाना होगा, उसको 30 किलोग्राम लाना होगा। समझ रहे हैं ना, उसको 30 किलोग्राम तो लाना ही लाना है। अगर उस ग्रुप में वो शामिल होना चाहता है, कौन से ग्रुप में, 31 किलोग्राम जो है, 31 छात्रों का औसत भार 30 किलोग्राम है, इस ग्रुप में उसको शामिल होने के लिए 30 किलोग्राम तो लाना ही होगा। लेकिन वो करता क्या है, जब वो शामिल होता है तो 500 ग्राम 500 किलोग्राम की जो है, क्या बोला है, 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। अब ये 500 ग्राम की वृद्धि किस में करेगा, सभी में करेगा। सभी का मतलब 32 में करेगा, क्योंकि अब टोटल कितने कैंडिडेट हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। तो सभी में 500 500 500 ग्राम की वृद्धि कर देगा। तो टोटल कितनी वृद्धि कर देगा, कर दीजिए गुणा, 0 5 दूनी 10 की, 0 5 3 15 1 16, तो कितनी 16,000 ग्राम। इसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, 16 किलोग्राम की वृद्धि कर देगा। तो 16 किलोग्राम इसमें हम जोड़ देंगे, तो उसके अध्यापक की डायरेक्ट आ जाएगी 46 किलोग्राम। तो ये कंसेप्ट भी आपको दिमाग में रखना है। आने वाले सवालों को, इस तरीके के सवालों को आप डायरेक्ट करेंगे, ना कि लिख के। चलिए आगे देखिए, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 को देखिए, हम विदाउट बिल्कुल पेन नहीं उठाएंगे और इसी तरीके से लगाएंगे, यही इसी कंसेप्ट से। बोला गया है 10 नाविकों में से 56 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आने से 10 नाविक हैं जिनका औसत भार कितना है, 56 किलोग्राम है। इसका मतलब समझा आपने, इसका मतलब ये है 10 नाविक का होगा 56 56 56, सभी का 56 किलोग्राम भार होगा। लेकिन होता क्या है कि एक नाविक जो है, एक व्यक्ति के आने से, एक व्यक्ति जाता है, उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है, यानी कि मतलब उसमें कोई नया व्यक्ति नहीं आ रहा है। एक जा रहा है, उसके स्थान पर नया आ रहा है। इसका मतलब 10 नाविकों के 10 ही नाविक रहेंगे। अब उसके आने से क्या, अगर वो आना चाहता है तो वो कितना लेके आएगा, अगर वो आना चाहता है तो उसको 56 किलोग्राम भार लेके आना ही आना है। समझ रहे हैं ना, 56 किलोग्राम भार लाना ही लाना है। लेकिन जब वो आता है तो 800 ग्राम की वृद्धि करता है। 800 ग्राम की वृद्धि किसमें करेगा, सभी में करेगा, 10 नाविकों में करेगा। 800 800 800। अब 10 नाविकों में 800 ग्राम की वृद्धि करेगा तो टोटल कितनी वृद्धि हो जाएगी, 8000 ग्राम। 8000 ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 8 किलो की वृद्धि कर देगा। तो वो टोटल उसका कितना हो जाएगा, उसका टोटल भार हो जाएगा 64। किसका, नाविक का। ठीक है, जो नया नाविक आ रहा है। तो समझ रहे हैं ना, तो इस तरीके से आप सवालों को लगाइए, सवालों को समझिए। औसत अगर किसी का दिया है तो आप समझिए उन सभी का वही होगा। यानी इस सवाल में बात करें, 10 नाविकों का औसत भार 56 किलोग्राम है। इसका मतलब है 10 का 56 56 56, 10 का जो है 56 56 किलोग्राम भार है। अगर किसी नए को आना है या कोई जा रहा है, उसके स्थान पर नया आ रहा है, तो उसे 56 तो लाना ही पड़ेगा अगर उस ग्रुप में वो शामिल होना चाहता है। लेकिन वो आने के बाद जो भी चेंजेस हो रहा है उसके अनुसार हम सवाल को सोल्व करेंगे। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 7। 11 परिणामों का औसत 50 है। 11 परिणामों का औसत 50 है, तो 11 परिणामों का टोटल कितना होगा, 550। आगे बोला गया है, यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 है। प्रथम 6 परिणामों का औसत कितना है, 49 है, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, 6 × 49 गुणा कर दीजिए। 6 9 54 की 4 हासिल 5, 6 चौको 24 और 5 29। ठीक है, आगे बोला गया है अंतिम छा का औसत 52 है। अंतिम छा का औसत कितना है, 52 है, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, 6 × 52 गुणा कर दीजिए। 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, 6 पंचे 30 और 1 31। इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 4 2 6, 9 1 10 की बिंदी, 9 1 10 की 0 रहेगा, 3 2 5 और 1 6। इनका टोटल इतना आ जाएगा। तो बोला गया है
छठा परिणाम ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए ये टोटल कितने 606, ये टोटल कितने का आया है, ये 12 का आया है और 11 का हमको पता है, तो बस इसमें से इसको माइनस करेंगे, जो बचेगा वही जो है हमारा छठा परिणाम होगा। घटा दीजिए कितना आ जाएगा 50, 56 जो है छठा परिणाम आ जाएगा। चलिए अगला देखिए प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, किसी वर्ष में एक परिवार के प्रथम 3 माह, अगले 4 माह तथा अंतिम 5 माह का औसत खर्च क्रमशः 8400, 10,080, 10,608 मासिक है तथा वार्षिक बचत जो है 8,640 है। इस परिवार की औसत मासिक आय कितनी है? तो पहले हम टोटल निकाल लीजिए, 3 माह, 4 माह, 5 माह का औसत। 3 माह का औसत कितना है? 3 माह का औसत है 8400। 3 माह का 8400 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 0 गुणा कर लीजिए, 3 चौके 12, 8 24 1 25। इसी प्रकार 4 माह का कितना है? 4 माह का है 10,080। 4 माह का है 10,080। टोटल कितना हो जाएगा? टोटल 4 से इसको मल्टीप्लाई करने का टोटल आ जाएगा 0 4 8 32 की 2 हासिल 3 0 4 1 4। आगे देखिए क्या बोला गया है, 5 माह। 5 माह का कितना दिया है? 5 माह का औसत दिया है 10,608। 10,608 टोटल कितना हो जाएगा? 5 8 40, 5 6 30, 5। ये टोटल इतना निकाल लिया है। अब बोल रहा है औसत मासिक आय कितनी है, तो औसत मासिक आय निकालने के लिए उसमें बचत को भी शामिल करना पड़ेगा। तो बचत कितनी इसने बताई है? इसमें वार्षिक बचत बताई है 8,640। तो 8,640 और इसमें जोड़ना पड़ेगा हमें 8,640। ये टोटल उसकी आय आएगी, समझ रहे हैं ना? औसत मासिक आय पूछा है, ये वार्षिक आय टोटल आ जाएगी। उसके बाद मासिक निकालने के लिए हम इसमें 12 से भाग दे देंगे। तो इसका टोटल आ गया, इतना टोटल आ गया। ये 12 महीनों की आई है, ठीक है। ये वार्षिक इतनी उसकी आय आ गई है। तो सवाल में पूछा गया है मासिक आय, तो 12 से इसको भाग दे दीजिए, पता चल जाएगा मासिक आय कितनी है। 12 1 12, 12 6 72। तो आ जाएगा इसका आंसर 10,600। सिंपल सा सवाल था, इसमें कुछ खास नहीं था, आपको बस जोड़ घटाना करना था। अगला देखिए प्रश्न नंबर 9। किसी सप्ताह सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री है। सोमवार को हम लिख लेते हैं मंडे से, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है। इन 3 का औसत तापमान 40 है। औसत 40 है, टोटल कितना हो जाएगा? 120, क्योंकि 3 ही तो 3 के यहाँ पर 3 चीज़ों की बात की गई है ना, इसीलिए 3 से हमने मल्टीप्लाई करके टोटल निकाल लिया। अगला बोला गया मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार। तो ट्यूसडे के बाद थर्सडे आएगा और प्लस क्या बोला गया है? बृहस्पतिवार, सॉरी वेडनेसडे। इनका औसत पूछा दे दिया गया है 41 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इनका टोटल निकालने के लिए 3 से गुणा कर दीजिए, 3 1 3, 3 चौके 12। आगे क्या बोला गया है? आगे बोला गया है बृहस्पतिवार का तापमान। बृहस्पतिवार का तापमान दे रखा है, बृहस्पतिवार का तापमान दिया है 38 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपसे पूछा गया है सोमवार का तापमान निकालिए। कुछ नहीं है, प्रश्न में कुछ है नहीं। देखिए हम इसको इस तरीके से सेट कर लीजिए, हमें किसका चाहिए? सोमवार का चाहिए। मंडे का हमें निकालना है, तो कुछ नहीं करना है। देखिए ये जो है बृहस्पतिवार का, इसमें हम पुट कर देते हैं। इसमें बृहस्पतिवार का पुट करेंगे तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, और थर्सडे को यहाँ से घटा देंगे, उधर जाएगा घट जाएगा। 38 को इसमें से घटा दीजिए तो आ जाएगा 5, और इधर 11 बचेगा। 11 में से सॉरी इधर बचेगा, हाँ 11 में से 3 जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 85। इतना ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे। हमें मंडे का चाहिए, तो इन दोनों का हम इसमें से घटा देंगे। इसमें से 120 में से घटा दीजिए 85, तो कितना आ जाएगा? 35। तो मंडे का आ जाएगा 35 डिग्री, ठीक है। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा सवाल था, बस आपको सेट करना था। अगला देखिए प्रश्न नंबर 10। किसी कक्षा के 24 छात्रों में से 6 की औसत ऊंचाई 24 छात्रों में से 6 की औसत ऊंचाई 1 मीटर 15 सेंटीमीटर, 8 की औसत ऊंचाई 1 मीटर 5 सेंटीमीटर, और शेष छात्रों की औसत ऊंचाई 1 मीटर 11 सेंटीमीटर है। इन सभी छात्रों की औसत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो कक्षा में 24 छात्र हैं, 6 की औसत ऊंचाई कितनी है? 6 की औसत ऊंचाई है
1 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो इस टोटल को अगर सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो टोटल 115 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ रहे? 6 की औसत ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 115 सेंटीमीटर। तो इनकी टोटल कितनी हो जाएगी? टोटल कर लीजिए गुणा 6 पंचे 30, 6 कन 6 और 3 9, इनकी टोटल इतनी हो जाएगी। सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है। आगे बोला गया है 8 की औसत ऊंचाई। 8 की औसत ऊंचाई जो है वो है 1 मीटर 5 सेंटीमीटर। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 105 सेंटीमीटर हो जाएगा। टोटल निकाल लीजिए, 8 पंचे 40, 840 आ जाएगा टोटल। अब बोल रहा है आगे शेष छात्रों की औसत ऊंचाई। शेष छात्र कितने बचे? 6 छात्र हो चुके हैं, 8 8 6 14, टोटल हैं 24। कितने हैं टोटल? 24, मतलब 10 बचे हैं। तो शेष मतलब 10 की औसत ऊंचाई पूछा है, 1 मीटर 11 सेंटीमीटर, मतलब 111 सेंटीमीटर। इनकी टोटल कितनी हो जाएगी? 1110 सेंटीमीटर। अब पूछा गया है सभी छात्रों की औसत ऊंचाई, तो सभी का टोटल कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 0 9 4 13 और 1 14 की 4 हासिल 1 6 और 1 7 8 7 15 15 और 1 16 की 6 1 और 1 2, ये 24 छात्रों की टोटल आ गई। ये सेंटीमीटर में है। अब इनका औसत पूछा गया है तो 24 का भाग दे दिए, आंसर आ जाएगा 24 एकन 24। बचा कितना? 2, 24 एकन 24 आ गया। बस यही आपका औसत आ जाएगा। सेंटीमीटर में है। अब चाहे अगर आपसे मीटर में पूछे औसत तो आपको 100 से डिवाइड कर देंगे, 1.10 मीटर में औसत निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे एग्जाम्पल जो हैं समाप्त होते हैं। 10 उदाहरण थे, 10 उदाहरणों को हमने सोल्व कर दिया है। अब प्रश्नावली की तरफ देखिए, प्रश्नावली 6A पर बात करेंगे। प्रश्नावली 6A का पहला सवाल देखिए, निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना है? संख्याएं दी गई हैं, उनका औसत निकालना है। सिंपल सा है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग कर लीजिए, कितना है? 76 48 84 66, 48 84 66 और प्लस 70 64, 70 64। पदों का योग, पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6, पदों की संख्या है 6। बस इसमें भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ ये मत करने बैठ जाना है इसको बराबर करो, उसको इसमें करो, उसको इसमें करो, कुछ नहीं करना है, सिर्फ टाइम वेस्ट आपका होगा। सीधा था आपको योग करना है, जितना आप उसमें टाइम लगाएंगे उससे जल्दी आप इससे कर लेंगे। योग करिए, भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। आप इसका इसमें करिए, उसको बराबर करिए, ये एक्स्ट्रा हो रहा है, ये कम हो रहा है, ये कुछ नहीं आपको करना है, सब आपका टाइम वेस्टिंग है। चलिए आप डायरेक्ट योग कर लीजिए। 4 6 4 10 4 14, 14 और 8 22, 22 6 28 की 8, हासिल आ जाएगा आपके पास 2 6 2 8 7 15 6 21 8 29 4 33 और 7 40। 6 से भाग दे दीजिए, देखिए 6 छरंग 36, कितना बचेगा आपके पास? 4 बच जाएगा, तो 6 8 48, सीधा सीधा आपका आंसर आ गया 68। ऑप्शन बी आपका, प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत। प्रथम 100 धन पूर्णांक 1 2 3 इसी प्रकार चलेंगे 100, इनका औसत चाहिए हमें। पता है अगर श्रेणी दे रखी है, उसके बीच के पदों का डिफरेंस, पदों के बीच का अंतर समान है, तो हमें पता है कैसे निकालते हैं। प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, 101 बटे 2 यानी कि 50.5। तो यही आपका आ जाएगा 50.5, ऑप्शन सी आ जाएगा। अगला देखिए प्रश्न नंबर 3, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो एक से कटेगी या खुद से कटेगी उसको अभाज्य संख्या कहते हैं, किसी और से नहीं कटती है, सिर्फ एक या खुद से। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, अभाज्य संख्याओं की शुरुआत 2 से होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है, और 2 सम भी है। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताइए, तो 2 जो होती है वो सबसे छोटी सम और अभाज्य भी होती है। तो पूछा गया है प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं, तो 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13, 13 के बाद अभाज्य संख्या कितनी होगी? 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23। ठीक है, ये हो गई 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पदों का योग बटे पदों की संख्या। जोड़ लीजिए इसको, 3 2 5 5 5 10 10 7 17, 17 और 1 18, 28, 28 3 31, 41, 41 7 48, 58, 58 और 9, 58 9 67, 67 का 77 हो जाएगा। 77 और 3 कितना हो जाएगा? 80, मतलब 100। 100 का 9 में भाग दे दीजिए तो आ जाएगा 11 से 1 बटे 9। 11 से 1 बटे 9, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला देखिए प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है? प्रथम 10 समप्राकृतिक संख्याएं, समप्राकृतिक संख्याएं, प्रथम 10 समप्राकृतिक संख्याएं का औसत निकालिए। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं लिख लीजिए, या आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। अगर आपको सम संख्याएं पता है तो डायरेक्ट भी आप लगा सकते हैं, बिल्कुल आपको कोई पेन उठाने की जरूरत नहीं। कैसे? जितनी भी सम संख्याएं निकलती हैं उनमें आप एक जोड़ दीजिए, भाई उनका औसत हो जाएगा। हम आपसे पूछें, इसमें जैसे पूछा गया है प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याएं, मतलब सम संख्याएं कितनी है? 10 हैं, इनका औसत अगर आपको निकालना है तो 11 आ जाएगा। अगर इसी प्रकार आपसे पूछे प्रथम 10 विषम का औसत, तो विषम में आपको जोड़ना ही नहीं है। प्रथम 10 विषम की बात करें तो 10 ही उसका आंसर हो जाएगा। ये इस तरीके से भी आप सवालों को लगा सकते हैं। नहीं तो आपके पास यूनिवर्सल चीज है, प्रथम 10 समप्राकृतिक 2, 4, 6, इसी प्रकार चलेगा। कहाँ तक जाएगा? 20 तक। आ गई 10, ये हो गई 10 जो है सम संख्याएं। अब हमें पता है सीरीज का फार्मूला, अगर पदों के बीच का अंतर समान है तो तुरंत हम लगाते हैं प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपान 2, तो आपका आ जाएगा आंसर 11। तो इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। चलिए अगला देखिए। अगला है 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। 100 से कम, ये बताइए 100 से कम विषम संख्याएं होंगी कितनी? 100 से कम विषम संख्या कितनी हो? 1 से 100 तक कितनी विषम संख्याएं होंगी? आप कहें 50 होंगी, तो इनका औसत कितना होगा? 50 होगा। आपसे पूछे 1 से 100 तक सम संख्याओं का औसत बताइए, आप ये बताइए 1 से 100 तक सम संख्याएं होंगी कितनी? आप कहेंगे 50 होंगी, 51 आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। पूछा गया है 100 से कम सभी विषम, तो पहले विषम 1 होगी, 3 होगी, इसी प्रकार 100 तक जाएगा 99। इनका आशय औसत पूछा गया है, पदों के बीच का डिफरेंस समान है, तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, आंसर आपका सेम ही आएगा, चाहे कोई भी आप तरीका लगाइए। प्रश्न इसका आंसर ऑप्शन डी चला जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 6 देखिए। प्रश्न नंबर 6, 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। 50 तक की सम, 50 तक कितनी सम संख्याएं होंगी? आप कहेंगे 50 तक सम संख्याएं 25 होंगी। अब 50, इनका औसत पूछा जाए 26 आंसर आ जाएगा। अब वैसे भी लगा लीजिए 50 तक की सम, तो पहली सम होगी 2, 4 डॉट डॉट डॉट, कब तक जाएगा? 50 तक। हमें पता है पदों के बीच का अंतर समान है, तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, आपका आंसर आ जाएगा 26। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगला देखिए प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखिए। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। 3 के प्रथम 5 गुणजों का मतलब आप समझते हैं? कुछ नहीं है, गुणजों का मतलब है उसी का पहाड़ा है, 5 बार पहाड़ा आपको पढ़ देना है। 3 के प्रथम 5 गुणज, 3 का पहला गुणज 1 होगा, दूसरा 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15। इनका औसत आपको निकालना है, तो आपके पास बहुत से तरीके हैं, कोई भी तरीका आप लगा लीजिए। पहला तो तरीका यही है, देखिए पहला तरीका क्या है? पदों के बीच का डिफरेंस समान है, तो हम क्या करेंगे? प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 9। ठीक है, ऑप्शन बी। आई दूसरा तरीका, इनके पदों का योग कर लीजिए, और कितने हैं ये टोटल? 3 के कितने गुणज हैं? 5, 5 से भाग दे दीजिए, तब भी आंसर आ जाएगा। अब इसमें तो आप इनका योग करके 5 का भाग दे सकते हैं। अगर यहीं पे सवाल ये कह देता 3 के प्रथम 20 गुणजों का औसत, अब 20 तक आपको लिखते तो थोड़ी, 20 तक लिखते फिर उनका योग करते, 20 से भाग देते, ये नहीं करना है। फिर तो आपको यही लगाना है क्या कि 3 के 20 गुणज जब आप लिखेंगे तो आपको पता है प्रथम गुणज 3 ही आएगा, दूसरा 6 आएगा, लास्ट ऐसे डायरेक्ट जाएंगे, 20वां गुणज क्या आ जाएगा? 20वां गुणज 60 आएगा। तो आपको पता है पदों के बीच का अंतर समान है, तो आप डायरेक्ट करेंगे प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपान 2। तो इस तरीके से आप जो भी आपको सही लगे वो आप लगाइए। प्रश्न नंबर 8 देखिए। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत आपको निकालना है। आपको 3 फार्मूले पता होंगे अगर आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है। कौन से 3 फार्मूले? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस n, ये आपने पता होगा n × n + 1/2 होता है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n × n + 1/2 होता है, अगर आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है। अगर इसी में हम आपसे पूछें प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए, तो औसत के लिए आप क्या करते हैं? पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब पदों का योग आपको पता है, अगर पदों की संख्या भी पता है, टोटल पद कितने हैं? n से जब भाग दे देंगे ये कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा n + 1/2।
2। तो अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के औसत का फार्मूला आपसे कोई पूछे तो आप तुरंत बताइए n+1/2। तो यहीं से फार्मूले सब निकल के आ जाएंगे औसत के भी। अगर इसी में एक और फार्मूला आपने पढ़ा होगा नंबर सिस्टम में, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर। इसका आपने फार्मूला पढ़ा होगा n इंटू n+1 इंटू 2n+1 अपान 6। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ये तो योग का फार्मूला हो गया। अगर आपसे पूछे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत का फार्मूला बताइए, आप तुरंत कहेंगे कुछ नहीं, पदों का योग बटे पदों की संख्या जो कि n है, तो n से इसको हम काट देंगे तो हमारा औसत का फार्मूला आ जाएगा n+1 2n+1 अपान 6। ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के औसत का फार्मूला आ गया। आपसे पूछा गया है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। प्रथम 10 तो n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू 10 है, तो बस ये लगा दीजिए फार्मूला 10+1 2n+1 का मतलब 2.20 और +1 अपान 6। सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना आ जाएगा 11 21 अपान 6। तो इसको काट दीजिए 3 दूनी 6 3 सते 21 11 सते 77 बटे 2। तो इसको भाग दे दीजिए, आ जाएगा 2 3 6 और 1 7 2 8 16 2 5 10 38.5 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको लगा लेना, ऑप्शन जो है डी इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 8 का। ठीक है, तो इसमें एक और मैं आपको बता देता हूं, वर्गों तक आपने सीख लिया है। अब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत आपसे पूछा गया है, तो आपको पता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योग का फार्मूला क्या है। योग प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का फार्मूला आपको पता है n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। यही तो होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। अब इसी से औसत का फार्मूला बनाने के लिए आपको क्या करना है, बस पदों की संख्या से भाग ही तो देना है। इसका हम भाग दे देंगे, आपके पास आ जाएगा फार्मूला n इंटू n+1 का होल स्क्वायर अपान 4। ये आ गया प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। तो कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, सभी आपका पढ़ाया है, आप पढ़ चुके हैं। अगला देखिए प्रश्न नंबर 9 दिया है 25a + 25b 25a + 25b इज इक्वल कितना दिया है 115। पूछा गया है a और b का औसत निकालिए। a और b का औसत कितना होता है? अगर आपसे हम ये कुछ ना दे, आपसे पूछे a और b का औसत निकालिए, तो आप कहेंगे पदों का योग बटे पदों की संख्या। पद तो 2 ही है ना, तो इसको इस रूप में कन्वर्ट कर लीजिए। 25 तो पहले कॉमन ले लेते हैं इसमें से। 25 जब कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा a + b = 115। तो a + b बराबर, इसको इधर भेज दीजिए तो आ जाएगा 115/25। अब इसको जो है इस रूप में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ भी 2 का भाग दे दीजिए, यहाँ भी 2 का भाग दे दीजिए, आपको निकल आ जाएगा a और b का औसत। यही तो होता है। इसको सोल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 115 25 दूनी 50 25 दूनी 50, दोनों तरफ 2 का गुणा कर लीजिए तो आ जाएगा 230, नीचे 100, 0 से 0 2.3 आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। इसमें ऑप्शन जो है आपका प्रश्न नंबर 9 में ई हो जाएगा, क्योंकि कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ई। चलिए अगला देखिए प्रश्न नंबर 10। 5 संख्याओं का औसत 10 है। 5 संख्याओं का औसत अगर 10 है तो टोटल कितना होगा? आप कहेंगे 50। बोला गया अगली कौन सी संख्या जोड़ी जाए औसत 12 हो जाए। तो अगली कौन सी संख्या जोड़ी जाए औसत 12 हो जाए। अगली संख्या अगर जोड़ेंगे तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 6 हो जाएंगी। तो इनका टोटल कितना हो जाएगा? 72। तो कौन सी संख्या जोड़ी जाए? 22। ठीक है, इन दोनों का अंतर वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये 10 प्रश्न आपके हो चुके हैं। प्रश्न नंबर अगला देखिए। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 11 देखिए। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो इस तरीके के सवालों के मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा, जो भी आपको सही लगे आप लगाइए। देखिए 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। यहाँ से एक चीज़ आपको याद रखनी होगी इस सवाल को लगाने के लिए। क्या याद रखना होगा कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत, अगर ऑब्जर्वेशंस की संख्या विषम है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो परिमाण हैं, हिंदी में अगर बात करें परिणामों की संख्या अगर विषम है तो उनका अगर औसत दे रखा होगा तो वो बीच वाला होगा। समझ रहे हैं ना। तो 7 क्रमागत संख्याओं का औसत
33 है तो 7 जो है वो विषम है, तो इसका मतलब ये 33 है, ये बीच वाली संख्या होगी, ये आपको याद रखना है। तो 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, तो देखिए ये बीच में आ जाएगा। ये जब तभी लगेगा, आपको एक ध्यान रखना है, अगर परिणामों की संख्या विषम है, यहाँ पर 7 संख्याओं की बात की गई है इसीलिए हम इसको बीच में लेंगे, तो 33 बीच में आ जाएगा। टोटल परिमाण कितने हैं? 7, यानी कि मतलब 3 इधर होगा और 3 इधर होगा, तो 33 का क्रमागत हैं, 7 क्रमागत हैं, तो 33 के बाद क्रमागत 34, 35, 36, पहले 32, 31, 30, सातों संख्याएं आपको पता चल गई हैं। क्या बोला गया है? बोला गया है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या आपकी आ गई आंसर 36। ठीक है, इस तरीके से लगा सकते हैं। दूसरा तरीका देखिए, इसको समझिए, ये यूनिवर्सल तरीका है, इसमें किसी प्रकार का कोई चीज़ आपको याद नहीं रखनी है, सभी सवाल आपसे लग जाएंगे इस तरीके के जो भी टाइप के बनते हैं। आगे के सवाल जितने भी होंगे वो हम इसी तरीके से लगाएंगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या तरीका है देखिए, बोला गया है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, तो 7 क्रमागत संख्याएं हमने मान ली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्रमागत हैं, बिल्कुल क्रमागत हैं। इनका औसत कितना है? इनका औसत सवाल के अनुसार 33 है, पर रियल में कितना है? रियल में इसका जोड़ लीजिए, इनका रियल में औसत निकाल लीजिए। देखिए रियल में औसत निकालेंगे, 7 और 1 8, भाई वही फार्मूला, अगर पदों के बीच का अंतर समान है तो पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2। इनका औसत अगर रियल में निकालेंगे तो इनका औसत कितना निकलेगा? रियल में इनका औसत 4 निकलेगा। समझ रहे हैं ना? रियल में इनका औसत 4 निकलेगा। अब बीच वाला 4 ही है, तो भाई तो मैं आपको बता रहा था, अगर पदों की संख्या विषम है तो जो उसका औसत निकालेंगे वो बीच वाला निकलेगा, जो भी औसत उसका होगा वो बीच वाली संख्या होगी। फिलहाल में इसको समझिए, तो 4 रियल में निकल रहा है, पर सवाल कह रहा है नहीं, इनका औसत 33 है, तो 4 का मतलब 33 है, तो मैंने मान लिया 4 अगर 33 है, तो अगर सवाल में पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या बताइए, सबसे बड़ी संख्या रियल में क्या है? 7 है। 4 से कितनी बड़ी है? आप कहेंगे 4 से 3 बड़ी है, तो 4 का मान 33 है, तो 33 में भी हम 3 जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? नहीं समझ में आ रहा है? आगे सवाल अभी और भी हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आगे के सवाल इसी मेथड से हम लगाएंगे, यूनिवर्सल तरीका है, कोई भी चीज़ आपको याद रखनी नहीं है। प्रश्न नंबर 12, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। 4 क्रमागत सम संख्याएं ले ली हैं, 2, 4, 6, 8, 4 क्रमागत हैं, सम संख्याएं हैं। इनका औसत सवाल के अनुसार कितना है? 27 है, लेकिन रियल में कितना है? रियल में 8 और 2 10, रियल में 5 है। रियल में इनका औसत कितना है? 5 है। आप समझ रहे हैं ना जो मैं कर रहा हूँ? ठीक है, अब 5 का मान सवाल कितना दे रखा है? सवाल के अनुसार 5 की वैल्यू जो है वो 27 है। ठीक है, क्या पूछा गया है? इनमें सबसे बड़ी संख्या बताइए। रियल में बड़ी संख्या क्या है? 8 है। 5 से कितनी बड़ी है? आप कहेंगे 3 बड़ी है, तो 5 का मान 27 है, तो 27 में भी 3 जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 30। समझ में आ रहा है? बिल्कुल। चलिए अगला देखिए, प्रश्न नंबर 13, सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है, तो इसमें आप कोई भी तरीका लगा सकते हैं। सतत 5 विषम 5 संख्याओं की बात की गई है, तो इनका जो औसत 95 दिया है, ये बीच वाली संख्या होगी, कोई पेन उठाने की जरूरत नहीं। क्या पूछा गया है? अब रोई क्रम में लिखना है तो आप लिख सकते हैं उस तरीके से। अब इस तरीके से देखिए कैसे लगाएंगे, 5 विषम, 5 सतत मतलब क्रमागत, 5 विषम मान लीजिए, पहली 1, 3, 5, 7, 9, यही तो होंगी 5 सतत विषम संख्याएं। इनका औसत निकाल लीजिए, 9, 1, 10, 5 आएगा इनका औसत रियल में। लेकिन सवाल कह रहा है इनका औसत कितना है? सवाल के अनुसार इनका औसत 95 है, 5 की वैल्यू 95 है। तो बोला गया है अब रोई क्रम में चौथी संख्या कौन सी है? अब रोई मतलब घटता हुआ क्रम, सबसे बड़ी ये है, रियल में सबसे बड़ी ये है, तो चौथा क्रम 1, 2, 3, 4, चौथा क्रम रियल में क्या है? 3 है। 5 से कितना छोटा है? 2 छोटा है, तो इसी प्रकार 95 से 2 घटा देंगे हम, तो 95 से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 93, यही तो आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सवालों को लगाते हुए चलिए। तो प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़िए, उस तरीके से अगर आप लगाएंगे उस तरीके से भी लगा लीजिए। देखिए मैं बता देता हूँ, 5 विषम, क्या बोला गया? सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95, इसका मतलब बीच की संख्या 95 है।
जो 5 संख्याएं दी गई ना, 5 संख्याओं की बात की जा रही है। मैंने कहा अगर ऑब्जर्वेशंस की संख्या विषम है, अगर उनका औसत दे रखा है तो वो औसत जो है बीच वाली संख्या होगी। तो 5 की बात की गई है, 2 इधर होंगी, 2 इधर होंगी। अब यहाँ पर विषम की बात की गई है, 95 के बाद विषम क्या आएगा? 97, उसके बाद 99, पहले 93, इससे पहले 91। अब रोई क्रम में चौथा क्रम, अब रोई क्रम घटता हुआ क्रम होता है, तो 1 2 3 4, चौथा क्रम 93। दोनों तरीके बेस्ट हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप फॉलो करिए। मेरे हिसाब से आप यूनिवर्सल तरीका फॉलो करिए, जिससे कम से कम आपको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़े। प्रश्न नंबर 14, ABCD 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, 2 4 6 8 विषम संख्याएं हैं, बिल्कुल। इनका नाम दे देते हैं ABCD, ठीक है। चलिए, जिनका औसत 42 है, रियल में कितना औसत है? रियल में औसत 8 2 10, रियल में औसत 5 है, पर सवाल कह रहा है नहीं 42 है। 5 को 42 कहा गया है सवाल में। अब बोला गया है बी और डी का गुणनफल कितना होगा, तो बी और डी का गुणनफल पूछा गया है। अब ये बताइए, 5 अगर 42 है तो बी की वैल्यू कितनी है? 4, कितनी कम है? 1। तो 5 की वैल्यू 42 है, 42 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा? आप कहेंगे 41, बी की वैल्यू आ जाएगी। अब बी और डी का गुणनफल, डी की वैल्यू कितनी है रियल में? 8, 5 से कितनी ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है, तो 42 से 3 ज़्यादा कर देंगे, कितनी आ जाएगी? 45। समझ रहे हैं ना? बस इनका गुणनफल आपसे पूछा गया, इनका गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 1845। इनका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1845। तो यानी कि ऑप्शन जो है आपका सी सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 14 में। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। चलिए आगे देखिए, समझ में आ रहा है यूनिवर्सल तरीका? चलिए आगे देखिए, प्रश्न नंबर 5, 5 क्रमागत सम संख्याएं, 5 क्रमागत सम संख्याएं 2 4 6 8 10, 5 क्रमागत हैं, सम संख्याएं हैं। इनको नाम इन लोगों ने दिया है ABCDE। क्या बोला गया है? इनका औसत 66 है। बी और ई का गुणनफल चाहिए, तो बी और ई पता होंगे तभी तो गुणनफल करेंगे। तो इनका औसत सवाल ने दे रखा है 66। अब रियल में कितना इनका औसत है? 10 2 12 6, रियल में औसत कितना है? 6 की वैल्यू सवाल दे रखा है, सवाल ने कहा है 66 है। अब बी की वैल्यू निकालने के लिए, बी की वैल्यू कितनी है? 4 है, 6 से कितनी कम है? 2 कम है, तो 66 से भी 2 कम करने पड़ेंगे, कितनी आ जाएगी? 64। अब ई की वैल्यू कितनी है? 10 है, 6 से 4 ज़्यादा है, तो 66 से 4 ज़्यादा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 70। इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 64 × 70, 0 7 चौके 28 की 8 हासिल 2 7 छंगे 42 और 2 44, 44 80 आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि इसका भी ऑप्शन ई रहेगा प्रश्न नंबर 15। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको सवालों को